नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां हरियाणा कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है। और तीसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर आपको बता दें कि शाहाबाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई है। और चौथी खबर कुरुक्षेत्र से ही है, जहां कॉलोनी में घर में घुसे चोरों ने मकान मालकिन को गोली मार दी। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिन की 4 ये बड़ी खबरें हैं, जिसमें पॉलिटिकल से लेकर क्राइम तक की सभी खबरें शामिल हैं। पहली खबर द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली एनसीआर के साथ ही हरियाणा के लिए भी एक बड़ी सौगात है। दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस मैनिफेस्टो की आज बैठक हुई है। आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। तीसरी खबर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, जहां पर दोनों की आज संयुक्त बैठक हुई है। और चौथी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर बदमाशों का आतंक जो है इतना फैला हुआ है कि उन्होंने घर में घुस करके एक मकान मालकिन को गोली मार दी है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम में एक सभा को भी संबोधित किया। तो गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बड़ी सौगात जो है हरियाणा और दिल्ली वासियों को साथ में मिली है। द्वारका एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का लोकार्पण आज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लोकार्पण किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे का ये लोकार्पण हुआ, जहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। काफी भव्य कार्यक्रम रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर वालों के साथ ही हरियाणा के लिए भी एक बड़ी सौगात है। कई घंटों की दूरी को कुछ मिनटों में पूरा करने का प्रयास इस एक्सप्रेसवे के द्वारा किया गया है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एक्सप्रेसवे के पास पहुंचे थे, जिसमें आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। तो काफी भव्य कार्यक्रम हुआ। कई मंत्री इसमें मौजूद रहे, राज्य के मंत्री मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। कई समय से लोगों को इसका इंतजार था, जिसमें आज जो है, जिसका आज जाकर के लोकार्पण हो चुका है। लोगों को ये बड़ी सौगात मिल गई है, जिसके बाद से लोगों में भी काफी खुशी थी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ी सौगात है। इसमें प्रयास किया गया है कि जो कई घंटों की दूरी है दिल्ली एनसीआर से हरियाणा की, इस बीच की दूरी को काफी कम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से किया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे और साथ ही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। इसी के साथ ही कई सारे और भी मंत्री हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आज उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे के इस वाले हिस्से का जो है लोकार्पण किया। लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये खोल दिया गया। अब इसका लोकार्पण आज हुआ है। तस्वीरें ये उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, यानी लोकार्पण करने के लिए गुरुग्राम में पहुंचे थे। तस्वीरों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिख रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कई सारे नेता, नितिन गडकरी भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो कई बड़े नेता भी इसमें बीजेपी के पहुंचे इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान। और ये जो एक्सप्रेसवे निर्माण करने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। जिन लोगों ने एक्सप्रेसवे में का निर्माण किया है, उन सभी इंजीनियर्स और मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। और उस मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इन श्रमिकों की जो है हौसला अफजाई भी की है, इनका धन्यवाद भी किया है। जिन लोगों ने ये एक्सप्रेसवे बनाया है, अपना योगदान इस एक्सप्रेसवे को बनाने में दिया है, उन सभी से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इससे पहले भी वो
कई सारे मजदूरों से, श्रमिकों से मिल चुके हैं। चाहे राम मंदिर की बात करें, उस दौरान भी उन्होंने खासकर उन लोगों से मुलाकात की थी, उन लोगों पर फूल बरसाए थे जिन लोगों ने राम मंदिर में अपना पूरा योगदान दिया था उसके निर्माण में। और आज जो है ये गुरुग्राम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमिकों, उन मजदूरों और उन कारीगरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, जिन्होंने इस एक्सप्रेसवे को बनाया है, इसके निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। तो ये तस्वीरें उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं। और विजेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे लाइव। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज ये एक्सप्रेसवे जो है इसका इंतजार कई समय से चल रहा था, अब आखिरकार ये लोगों को इसकी सौगात मिल गई, तो कैसा वहां पर माहौल है, कार्यक्रम कैसा आज का रहा? देखिए, काफी आसपास के जो गुरुग्राम का इलाका है, ये जो इलाका, यहाँ पर जो नई आबादी, सोसाइटियां या गांव बसे हैं, यहाँ काफी समय से एक लंबी मांग थी कि यहाँ पर जो है एक्सप्रेसवे बनाया जाए, जिससे कि जो दिल्ली से और गुरुग्राम की जो कनेक्टिविटी है उसमें यातायात को फायदा मिल सके। और ऐसे में जो सफर है दिल्ली से आने वाले लोग हैं, अब वो गुरुग्राम में पहुंचने में 20 से 25 मिनट तक माने तक। तो गुरुग्राम से तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे। इस एक्सप्रेसवे का कई सारे लोगों को इंतजार था, बहुत लंबे समय से लगातार मांग उठाई जा रही थी कि जो दिल्ली जाने वाले यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर एक्सप्रेसवे बन जाता है तो एक तरीके से ट्रैफिक से मुक्ति मिलती है, जिस ट्रैफिक जाम में लोग घंटों फंसते हैं और घूम करके जिन लोगों को जाना पड़ता था उनके लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही थी। और इसकी मांग जो है वो लगातार लोगों के द्वारा उठाई जा रही थी। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लोग इसके आसपास कई सारे लोग हैं, कई सारे सोसाइटीज है, कई सारे गांव हैं जो लगातार ये मांग उठा रहे थे कि इस तरीके का कोई एक्सप्रेसवे जो है वो बनना चाहिए, जिससे कि लोगों को दिल्ली आने जाने में जो है सुविधा मिले। पहले से जो परेशानियां लगातार लोगों को हो रही थी उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिले। तो आज ये जो एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, लोकार्पण हुआ है, इससे उन लोगों की परेशानियां जो है कई हद तक कम होती दिखाई देंगी। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और काफी अच्छा आज का माहौल और उत्साह लोगों में देखने को मिला। विजेंद्र दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। ज्योति, सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तो यहाँ का जो ढांचा है उसको भी डेवलप करने की जरूरत है। आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, गुरुग्राम की आबादी 30 से 35 लाख की आबादी हो चली है। 10 सालों में काफी आबादी, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। उद्योग जगत गुरुग्राम में बहुत ज्यादा है। मानेसर सेक्टर 18, सेक्टर 37, यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर विदेश से और प्रवासी लोग भी यहाँ पर अपनी रोजी रोटी लिए पहुंचते हैं। उद्योग जगत में बहुत जरूरी था कि इस तरह के एक्सप्रेसवे हो। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 साल में उन्होंने बेहतर काम किया है, जो विपक्ष है खाली वो ढपली पीटता रहा, घोषणाएं करता रहा, लेकिन हमने धरातल पर काम किया है, समस्याओं को संभावना में बदला है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हुआ है उसका फायदा गुरुग्राम वासियों को मिलेगा। साथ ही साथ हरियाणा को इन्हीं महीने के एक ही महीने के अंतराल में 2 सौगात मिली। माजरा में एम्स का शिलान्यास हुआ, प्रधानमंत्री करने पहुंचे, और साथ ही साथ अब गुरुग्राम में जो एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया। तमाम मंत्री नेतागण वहां पर मौजूद थे, महामहिम राज्यपाल मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में जो सड़कों का जाल भाजपा सरकार बिछा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए आर्थिक रूप से लोगों की जो समस्या है वो खत्म हुई है। लोगों के जाम की समस्या से जूझना पड़ता था, उससे निजात मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं बेहतर एक इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है। 10 सालों में भाजपा ने जो काम किया है, विपक्ष फिलहाल उन्होंने ये भी कहा मंच के माध्यम से विपक्ष पर
हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से विपक्ष बात करता है, कोई भी काम करते हैं उसमें अड़ंगा डालने का काम करता है, लेकिन भाजपा सरकार ने तमाम जो काम है, जनता की जो सुविधा के लिए जो काम किए हैं, वो बेहतर काम किए, जनता देख रही है। और इस बार जिस तरह से वहां पर माहौल था, जो वहां पर जनता पहुंची थी, कार्यकर्ता पहुंचे थे, काफी उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा था। मोदी के नारे लग रहे थे, मनोहर लाल खट्टर के नारे लग रहे थे, तीसरी बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल भाजपा का देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विजेंद्र, सही है आपने कहा। जब भी इस तरीके से मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जब लोगों को संबोधित करते हैं तो वो विपक्ष पर कटाक्ष करने का जो मौका है वो कभी छोड़ते नहीं है, और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम जो है वो काम में अड़ंगा डालना है। तो ऐसे में और क्या कुछ उन्होंने कहा? और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इस सौगात का कोई चुनावी एंगल भी निकलता है आने वाले समय में? क्या इसका फायदा देखने को मिल सकता है बीजेपी के अंतर्गत? देखिए ज्योति, सबसे बड़ी बात है, विपक्ष ये कह रहा है कि चुनावी साल है ये, और ऐसे में लोकसभा विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए इस तरह के शिलान्यास उद्घाटन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम विकास की बात करें या मूलभूत सुविधाओं की बात करें, लोगों की समस्याओं की बात करें, तो जो एक्सप्रेसवे बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ी बात है कि टोल फ्री इसको बनाया गया है। और जो गुरुग्राम का हिस्सा बिजवासन से खेड़की दौला तक 19 किलोमीटर है, टोटल आप 29 किलोमीटर का ये महिपालपुर से यहाँ तक का बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं 9600 लाख का ये बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं फायदा लोगों को मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका फायदा पार्टियों को भी मिलेगा, और लोगों को तो खुशी हो रही है इस दौरान, आपने जैसे कि कहा। तो लोग, ये कार्यक्रम कितना लंबा चला और कौन कौन इसमें शामिल हुए, बड़े चेहरे, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला? क्योंकि इस बीच हमने तस्वीरें देखी थी विजेंद्र, इसमें वो उन लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री जिन लोगों ने निर्माण कार्य किया है, यानी जो लोग इसमें निर्माण कार्य में जुड़े हैं उन लोगों से भी मिलते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उन तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जो एनएचआई का ये प्रोजेक्ट था, उनमें जिन लोगों ने भूमिका निभाई, अहम भूमिका निर्माण कार्य में, उन लोगों से मुलाकात की। जो एनएचआई के अधिकारी थे उनसे मुलाकात की। साथ ही साथ इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर मौजूद थे मंच पर। साथ ही साथ जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी मौजूद थे, कृष्ण लाल गुर्जर मौजूद थे, और भी तमाम कई नेता और मंत्रीगण इस मंच पर मौजूद थे। और तमाम मंत्रीगण यही कह रहे थे कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से विकास किया है, कहीं ना कहीं जनता देख रही है, और ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसका जो परिणाम है वो सुखद होगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी। जी ज्योति, बिल्कुल ठीक है विजेंद्र, बहुत ही खास जानकारी आपने दी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और हरियाणा कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है। ये बैठक दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई है। बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद रहे। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे, जहां पर कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक हुई है, जिसमें तमाम सारे दिग्गज नेता कांग्रेस के जो है वो मौजूद रहे। दिल्ली में जो हरियाणा भवन है वहां पर ये बैठक हुई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में शामिल रहे। चुनावी मंथन इस बैठक में हुआ है। कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो कमेटी आने वाले चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे, कैसे कांग्रेस को काम करना है, पूरी चुनावी रणनीति इसमें बनाई जाने की जो है अभी तक की खबरें सामने आ रही हैं। तो दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक हुई है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक हुई है। कितनी में अहम हुई है, क्या कुछ इसमें खास रहा, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ एजेंडे रहे, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के हरियाणा भवन से सामने आ रही हैं। और ओपी शर्मा संवाददाता हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। ओपी, कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक हुई है और चुनाव भी क्योंकि नजदीक है, ऐसे में बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या रणनीति बनी? देखिए ज्योति, अगर हम कांग्रेस मैनिफेस्टो बैठक की बात करें तो आज ये बैठक राजधानी दिल्ली में हुई है, और इस बैठक में जो हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल है वो शामिल हुई है। हरियाणा
कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम बड़े नेता जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं के अलावा वो सभी शामिल हुए। और आगामी लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर चर्चा हुई है। और अगर हम बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान की बात करें तो जो मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है उसमें कहना है कि कांग्रेस जो है वही वादे जनता से करेगी जिन वादों को वो पूरा कर सकती है। किसानों की फसलें, कानून व्यवस्था, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो है अभी शामिल किया गया है। विपक्ष आपके समक्ष घर घर कांग्रेस के तहत जो भी लोगों से जाकर कांग्रेस ने जो लोगों से वादे किए हैं उनको मैनिफेस्टो में जो है शामिल किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हल्का सरपरेलिया कर रहे रैलियों में वो 6,000 रुपये पेंशन, बिजली जैसे कई मुद्दे जो उठा रहे हैं उन सभी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ में अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए को लेकर कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जो एक सबमिट हुआ था उस सबमिट में किसानों का कर्ज माफी जैसी बहुत सारी जो है वो एक संकल्प जो है उसमें वो पास किया गया। तो वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो के अंदर जो है वो शामिल करने के ऊपर सभी एंगल्स के ऊपर जो है वो विचार किया जा रहा है। आप मैनिफेस्टो कमेटी की राजधानी दिल्ली में पहली बैठक हुई है और अब कमेटी से जुड़े जितने भी सदस्य हैं उन सभी को उनके जो फील्ड के हिसाब से जो है जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। तो अब देखते हैं अगली बैठक कब होगी और किस तरीके से जो है कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार होगा उसमें किस तरीके की घोषणाएं सामने आती है। बिल्कुल ओपी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसानों का एक बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्ष के हाथ लग गया है, तो उसको लेकर के तो घोषणाएं करना लाजमी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर शाहाबाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता भी पहुंचे हैं। शाहाबाद में पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल धतौड़ी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान कहा है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जनता इससे परेशान हो रही है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और आपने देखा कितना जोश था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और जोश है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। और वही शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी आज कांग्रेस पार्टी की एक बैठक थी। उसको लेकर के लोकसभा चुनाव है, बिल्कुल नजदीक है और उसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और आगे भविष्य में किस तरीके से चुनाव लड़ना है। और जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा के, वो आज हमारे बीच में थे, आपने देखा। और उनको लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। और जो आज मुद्दे हैं, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा शाहाबाद में क्या है? बेरोजगारी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। शाहाबाद के अंदर जनता का बहुत ज्यादा प्रेम हमें यहाँ पे मिल रहा है। जिस प्रकार से शाहाबाद के लोगों ने ये बताया, आज हाथ खड़े करके बताया कि नायब सैनी जी चुनाव जीतने के बाद गांव एक भी गांव के अंदर नहीं आया, लोग उनको गायब सैनी कह रहे हैं। आज पूरा भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर फैला हुआ है, हरियाणा के अंदर नशा फैलता जा रहा है, हरियाणा में बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है, हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर ना बिजली मिलती, ना पानी मिलती, ना हॉस्पिटल। हरियाणा अब आमूल चूल परिवर्तन चाहता है। हरियाणा अब इंडिया गठबंधन को चाहता है। सर, गठबंधन दे रहे हैं, ये अनैतिक गठबंधन है। दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे को गालियां दे दे के ये चुनाव जीता था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, आज संयुक्त बैठक हुई है गठबंधन की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो इस बैठक में क्या अहम रहा, किन मुद्दों पर खासकर फोकस किया गया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है इस समय एक तरह से हॉट सीट बन चुकी है और लगातार जो कल भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और वहीं
जो सुशील गुप्ता, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, क्योंकि जो कांग्रेस और जो आप पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ उसको लेकर सुशील गुप्ता को मैदान में उतार दिए गए और सुशील गुप्ता लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और उन्होंने शाहबाद में भी अपने चुनाव प्रचार के साथ साथ जो कार्यालय भी खोल दिया और वहां पर लगातार वो अब गाँव पहुंच रहे हैं। और वहां पर इसमें जो दोनों ही जो पूर्व विधायक जो अनिल धनतोड़ी है, जो पहले बीच में भाजपा चले गए थे, वो हाल ही में वापस कांग्रेस में आ गए हैं और वो सुशील गुप्ता के साथ लगातार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और उन्होंने जो मुख्य तौर पर जो बेरोजगारी है या भ्रष्टाचार है या सुरक्षा व्यवस्था, इन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरे हुए और जमकर हमले बोले जा रहे हैं। हालांकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, परंतु जो आप पार्टी है वो खुलकर मैदान में आ चुकी है और लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। और जो सुशील गुप्ता है, जो आप पार्टी के उम्मीदवार है, वो खुले तौर पर जो वर्तमान में जो सांसद हैं और जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है, वो नायब सिंह सैनी के ऊपर हमले बोल रहे हैं और नायब सिंह सैनी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको गांव वाले कह रहे हैं कि वो जो चुनाव जीतने के बाद वो एक बार भी गांव में नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में जो लड़ाई है इंडिया गठबंधन की वो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ है, तो ऐसे में ये है कि उनकी अपनी तैयारियां जो है वो लगातार जोर पकड़ती जा रही है। फिलहाल आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों पर जानकारी लेंगे। और कुरुक्षेत्र में सपड़ा कॉलोनी में घर में घुसे चोरों ने मकान मालकिन को गोली मार दी। आपको बता दें कि डीएन कॉलेज से रिटायर प्रिंसिपल कमलेश कौशल और उनकी पत्नी अशोक कौशल रोजमर्रा की तरह ही रात में घर पर ताला लगाकर सैर के लिए निकले थे। करीब 1 घंटे बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला खुला हुआ है और उन्होंने अंदर जाकर देखा कि 2 अज्ञात चोर अंदर चोरी कर रहे हैं। उन्होंने शोर मचाया तो चोर घर से बाहर निकलकर भागने लगे। दोनों पति पत्नी ने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो घर में घुसे चोरों ने बाहर खड़े साथी, जो उनका साथी बाहर खड़ा था, उन्होंने घर के अंदर आकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली मकान मालकिन कमलेश कौशल के पेट में और एक गोली उनके पैर में लग गई। आपको बता दें कि उन्हें उपचार के लिए तुरंत आनंद हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार फिलहाल चल रहा है। उनको पेट में भी चोट लगी है, गोली लगी है और पट में भी लगी है। पट में इतनी सीरियस नहीं है, जो ज्यादा गोली लगी है पेट में है, तो पेट के अंदर इनकी ब्लीडिंग हो रही है। इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया और कोशिश करी जा रही है उनको रिवाइव करने की। इस स्टेज पे ज्यादा बताना ठीक नहीं है और ये सारी टीम जो है इस पे लगी हुई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसको सर फोर्स एरिया कहलाया जाता है। महिला की हालत कुछ कैसी बताई जा रही है आपको? अभी हम देखे हैं हॉस्पिटल, अभी आईसीयू में है। डॉक्टर साहब से बात हुई, उनका इलाज चल रहा है। इस स्टेज पे डॉक्टर साहब भी क्लियर नहीं बता पाए, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनका ट्रीटमेंट। इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से आज की घटना हुई, मुझे लगता है कि पुलिस का डर जो लोगों के मन में था वो खत्म हो गया। अभी पूरी गली में लोग थे और लोगों के बीच में सरेआम लुटेरे आए और जब उन्होंने अपना जो मैडम थी उन्होंने अपना घर खोला, अंदर लुटेरे थे तो बाहर से गोली मार दी। ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती करे। इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर ऐसे एरिया में बढ़ रही कि जहाँ पर हर समय लोग सड़क पर घूमते। तो आप मिलके आए हॉस्पिटल में? बिल्कुल मिलके आया हूँ, मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, ऑपरेशन चल रहा है। और विनोद, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बने हुए विनोद, आपसे जानेंगे कि चोरों के हौसले जो है इतने बुलंद हो गए हैं कि घर में घुसकर ही अब वो लोगों को गोलियां मारने लगे हैं। क्या है इस पूरे मामले में अपडेट? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो घटना है ये कुरुक्षेत्र की सपड़ा कॉलोनी की घटना है। सपड़ा कॉलोनी में जहाँ पर जिस जगह ये घटना हुई है उसके साथ ही जो हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, उनका भी कुछ ही दूरी पर घर है। और इस तरह से जो इससे पहले भी जो इसी कॉलोनी में कुछ वर्ष पहले जो उद्योगपति है उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया था। और अब जो है कि जो कोई 9 बजे का टाइम, कोई ज्यादा टाइम नहीं होता,
जो रात को 9 बजे के करीब जो डीएन कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो अपने पति के साथ सैर करने के लिए निकली थी और जब वो वापस लौटी तो उनके घर के अंदर जिस तरह से दिन दहाड़े चोर घुसकर चोरी कर रहे थे, तो उन्होंने जब उनको रोकने की कोशिश की तो गोली मार दी गई। ऐसे में जो अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं और लगातार जो अन्य अशोक अरोड़ा पहुंचे हैं और उन्होंने जो इस तरह की घटना उसके ऊपर, हालांकि महिला की हालत स्थिर बनी हुई है, परंतु ये लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। लोग बड़े हैरान है कि भी छपड़ा कॉलोनी जो पास कॉलोनी कही जा रही है वहां पर इस तरह से किसी के घर में घुसना और इस तरह चोरी की वारदात को अंजाम देना अभी तक तो क्योंकि मध्य रात्रि या इस तरह की माना जा रहा था, और जो 8 और 9 बजे के बीच में किसी के घर में घुस के चोरी की घटना को अंजाम देने की घटना, ये अपने आप में बड़ा अहम है। बिल्कुल, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। विनोद, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।